बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मी एंड माय यूट्यूब क्लासेज। और आज हम पढ़ रहे हैं मंत्रिपरिषद के बारे में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला और ये उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है जिनमें पॉलिटिकल सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन आते रहते हैं। तो जनरली सब एग्जाम के लिए आपको इस वीडियो को जरूर देखें और सबको शेयर करें ताकि जो इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम करें उनके लिए वीडियो सपोर्ट रहे। और इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नया वीडियो आपको तुरंत ही मिल जाए, ठीक है ना। तो देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं। मंत्रिपरिषद के बारे में अपना टॉपिक है अभी, क्योंकि प्रधानमंत्री के बारे में आपको जो अगर समझना है कि कुछ इंपॉर्टेंट है तो है, बिल्कुल है। तो इसके लिए आप इस चैनल पर जस्ट आगे वाला जो वीडियो अपलोड हुआ है वो आप देख सकते हैं। तो अब देखिए मंत्रिपरिषद के बारे में संविधान में क्या वर्णन किया गया है, ये प्रश्न आता है कि भाई भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो किसके पास होती है। संघ की कार्यपालिका जो शक्ति होती है, ठीक है ना, कार्यपालिका शक्ति वो किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। लेकिन यहाँ पे अनुच्छेद 74 में ये कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति होती तो राष्ट्रपति के पास, लेकिन वास्तविक जो काम है मंत्रिपरिषद करती है। तो बस यही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रेसिडेंट के कार्यों के लिए एक मंत्री कार्य या हम कहें कि कार्यों एवं परामर्श के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। क्या होगी? मंत्रिपरिषद होगी, ठीक है ना। ये व्यवस्था की गई है। और फिर कहा है कि इस मंत्रिपरिषद का जो मंत्रिपरिषद का प्रधान है वो पीएम होगा, ठीक है ना। तो ये महत्वपूर्ण रूप में हमें याद रखना है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति प्रेसिडेंट यानी प्रेसिडेंट के कार्यों व परामर्श के लिए प्रेसिडेंट के कार्यों में सहायता, ये ध्यान रख सकते हैं, कार्यों में सहायता एवं परामर्श के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उस मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री होगा। तो ये व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74, ठीक है ना। आपको जरूर याद रखना है कि कौन सा अनुच्छेद है जो मंत्रिपरिषद से संबंधित उनके मतलब होने की व्यवस्था करता है। तो अनुच्छेद 74 आपको ध्यान रखना है। फिर अनुच्छेद 75। अब 75 में तो जस्ट मैंने पहले बता दिया था प्रधानमंत्री की वीडियो में, फिर भी आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि जो राष्ट्रपति है, ठीक है ना, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, किसकी नियुक्ति करता है? पीएम की, ठीक है। तो इसी तरह राष्ट्रपति हैं वह प्रधानमंत्री से क्या लेगा? सलाह। प्रधानमंत्री से सलाह के द्वारा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, ठीक है ना। तो ये आपको इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखनी है। और ये अनुच्छेद आपको ध्यान रखना, अनुच्छेद वैसे 75 ही है, लेकिन अगर इसमें डीप में जाए तो आपको ध्यान रखना, एग्जाम के पर्पज में पढ़ रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 75 के पहले भाग में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद की क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। क्या करेगा? नियुक्ति। कि भाई प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद में कौन कौन से होने चाहिए। तो प्रधानमंत्री से सलाह लेगा राष्ट्रपति और इसके बाद अनुच्छेद 75 फर्स्ट के अनुसार मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कहने का मतलब है कि नियुक्ति भले ही राष्ट्रपति करे, लेकिन कौन सा मंत्री है वो मंत्रिपरिषद में होना चाहिए ये डिसाइड करने का काम है प्रधानमंत्री का होता है। यानी राष्ट्रपति की फॉर्मेलिटी होती है, लेकिन मंत्रिपरिषद में कौन कौन सा व्यक्ति ही मंत्रिपरिषद बनेगा, मंत्रिपरिषद में रहेगा, ये सब कार्य प्रधानमंत्री का होता है और इसके अकॉर्डिंग ये व्यवस्था होती है। और प्रधानमंत्री ही डिफाइन करता है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग देना है। अब एक और बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ कि अनुच्छेद 75 सेकंड, अब अनुच्छेद 75 सेकंड उपभाग कहता है कि ये जो मंत्रिपरिषद है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहेगी। यानी मंत्रिपरिषद तब तक रहेगी जब राष्ट्रपति को ज्ञात हो कि मंत्रिपरिषद को विश्वास प्राप्त है और वह सही से काम करिए, तो ये प्रसाद पर्यंत ये कह सकते हैं इसको। तो अनुच्छेद 75 सेकंड के अनुसार एक मंत्रिपरिषद है वह तब तक काम करेगी, अपने पद पर रहेगी जब तक राष्ट्रपति को उसकी छत्र छाया में वह उनका हाथ रहे, तब तक। तो अब ये तो आपने समझ लिया मंत्रिपरिषद। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको ये बता देता हूँ कि मंत्रिपरिषद और इसमें फिर ये आता है कि मंत्रिमंडल क्या होता है।
ठीक है ना। तो जस्ट हम यही यहाँ पे सॉल्व आउट करेंगे कि दोनों में क्या फ़र्क है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और इस चीज़ को आप एक बार अच्छे से समझ लेना तो आपके ये डाउट क्लियर हो जाएंगे, यानी आपको नेक्स्ट कभी भी एग्जाम में इस तरह का डाउट नहीं हो सकता अगर आपने मेरे इस वीडियो में आपने समझ लिया है अच्छे से, ठीक है ना। तो अब देखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है इम्पोर्टेंट कि मंत्रिपरिषद के बारे में यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। मंत्रिपरिषद, ठीक है, इधर मैं आपको ये डिफाइन करवा लेता हूँ कि मंत्रिमंडल इसमें क्या फ़र्क है, क्योंकि बहुत जने हैं वह इन दोनों को एक ही मानते हैं। क्या मानते हैं? एक, कि भाई मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद एक ही होता है। जबकि आज ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो आज के बाद ये कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपका ये जो कन्फ्यूजन है सॉल्व आउट हो जाएगा और आपको कुछ अच्छा नया सीखने को जरूर मिलेगा, ठीक है ना। तो अब देखिए आपको ध्यान रखना कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में आप ध्यान रखना कि ये मंत्रिमंडल है वो मंत्रिपरिषद का ही एक भाग होता है, मंत्रिपरिषद का ही एक भाग होता है। इस तरह से अगर आप देखें तो नॉर्मली ये होता है कि मंत्रिपरिषद में जो मंत्री होते हैं, ठीक है ना, मंत्री या हम ये कहें कि कितने मंत्री हो सकते हैं, तो ज़्यादातर आपको ध्यान रखना है मंत्रिपरिषद में जो मंत्रियों की संख्या होती है, ठीक है ना। अगर आपको छोटा बड़ा ध्यान रखना है तो हम संख्या के तौर पे आपको समझा लें कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है। ये कन्फ्यूजन बहुत जनों को रहता है, तो इसलिए मैं आप पहले ही अभी बता देता हूँ कि मंत्रिपरिषद और इनमें दोनों में कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जब आ जाए तो आप कन्फ्यूजन होने के साथ साथ आपके रहते हैं। तो मैं अभी से क्लियर कर देता हूँ कि मंत्रिपरिषद है वह बड़ी होती है मंत्रिमंडल से, मंत्रिमंडल से, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए मंत्रिपरिषद की संख्या ये मान लेते हैं कि 60 से 75 के 20 हो सकती है, लेकिन मंत्रिमंडल के अंदर 12 से 30 तक ही सदस्य हो सकते हैं, 12 से 30 तक ही सदस्य हो सकते हैं, ठीक है ना। सदस्य, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से हम देखें तो मंत्रिपरिषद है व्यापक होती हैं और यह मंत्रिपरिषद का ही एक भाग है, ठीक है ना। अब इसमें क्या किस तरह से ये भाग है तो मैं आपको यहाँ पे एक तरह से बिल्कुल अच्छे से समझा देता हूँ और आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। मंत्री प्रकार, ठीक है ना, मंत्रियों के प्रकार से आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा कि मंत्रियों के कितने प्रकार होते हैं, और इससे आपको ये भी क्लियर हो जाएगा मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में क्या फर्क है। और अभी से वैसे आपको बता ही देता हूँ कि मंत्रिपरिषद में 5 प्रकार के मंत्रिपरिषद में 5 प्रकार के मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? 5। जबकि मंत्रिमंडल में एक ही प्रकार का मंत्री होता है, एक ही प्रकार के मंत्री आते हैं और वे मंत्री होते हैं कैबिनेट स्तर के मंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री, ठीक है ना। जनरली ये होता है कि कोई मंत्रियों की संख्या 3 भी बताता है, 4 भी बताता है, लेकिन आपको 4 और 5 में भी बता दूंगा कि 4 कब हो सकते हैं और 5 कब हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन बस अब ये आपको ध्यान तो लग ही गया होगा कि मंत्रिपरिषद के अंदर मंत्रिमंडल होता है ना, ये खुद इसका एक भाग होता है। क्यों? क्योंकि इसमें 5 प्रकार के मंत्री आते हैं, उसी में पहले प्रकार का जो मंत्री होता है वो मंत्रिमंडल वाला कहलाता है। तो इस तरह से इससे काफ़ी व्यापक है ये, ठीक है ना। लेकिन ये एक तरह से प्रायोरिटी इसकी ज़्यादा होती है। तो अब इसमें यहाँ पे देख लीजिए कि मंत्रियों के प्रकार के बारे में आपको एक बार पूरा विस्तार से ही मैं बता देता हूँ। क्योंकि एग्जाम में जब इस तरह से आए तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। मंत्रियों के प्रकार, ओके। मंत्रियों के प्रकार कौन से होते हैं तो हम यहाँ पे देखेंगे 5 प्रकार के मंत्रियों को यहाँ पे समझाऊंगा, ठीक है, जो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना। तो पहला है कैबिनेट स्तर के मंत्री, ये सबसे पहले स्तर के हो गए, ठीक है ना। यानी इस तरह कह सकते हैं फर्स्ट प्रकार के जो मंत्री हैं वो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं,
और इसमें फ़र्क क्या होता है दूसरों से ध्यान रखना, ये स्वतंत्र रूप से प्रमुख विभागों के अध्यक्ष होते हैं। बस इम्पोर्टेंट यही चीज़ आ जाती है। कैबिनेट स्तर के मंत्री का मतलब होता है ये स्वतंत्र रूप में कुछ प्रमुख जो विभाग होते हैं उनके अध्यक्ष होते हैं। जैसे प्रमुख विभाग कौन से हो गए तो आपको ध्यान रखना है, जैसे वित्त मंत्रालय हो गया, ठीक है ना, गृह मंत्रालय हो गया, रक्षा मंत्रालय हो गया। तो ये प्रमुख विभाग है। इन प्रमुख विभाग पर जो जो मंत्री बैठते हैं वह कैबिनेट स्तर के मंत्री कहलाते हैं, ठीक है। फिर दूसरे जो मंत्री हैं वो कैबिनेट स्तर के ही होते हैं, लेकिन कैबिनेट से इनका दर्जा थोड़ा कम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं, कैबिनेट से निम्न स्तर, या इसको एक तरह से ध्यान रखें, होते तो कैबिनेट के ही है ये, लेकिन इनका थोड़ा जो स्तर होता है वो एक तरह से कम होता है। कहने का मतलब ये है कि ये भी स्वतंत्र रूप से विभागों के अध्यक्ष होते हैं, लेकिन विभागों के कुछ प्रमुख जो महत्वपूर्ण विभाग हैं इनके अध्यक्ष इनको नहीं बनाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जब यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब ये जो मंत्री होते हैं, मैं ये बता रहा हूँ कैबिनेट स्तर के मंत्री, ये जो मंत्री होते हैं ना, ये मंत्री कहाँ बैठते हैं तो ध्यान रखना, कैबिनेट स्तर के ये जो मंत्री है इनको ही हम कहते हैं मंत्रिमंडल। क्या कहते हैं? मंत्रिमंडल, ठीक है, ये ध्यान रखना। जब भी मंत्रिमंडल की बैठक होती है तब ये तो शामिल रहते ही रहते हैं, लेकिन इनका अगर विभाग है और इन विभाग का ही यहाँ पे मीटिंग चर्चा हो रही है तब इनको प्रधानमंत्री आमंत्रित करेगा, प्रधानमंत्री आमंत्रित करेगा। वे मंत्री होते कैबिनेट के ही मंत्री होते हैं, लेकिन ये कैबिनेट तरह से पूरी तरह से मंत्री नहीं कहे जाते हैं। तीसरा है राज्य मंत्री, ठीक है, तीसरे होते हैं राज्य मंत्री। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि लगभग, या ये भी कह सकते हैं कभी 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 इन्हें स्वतंत्र विभागों का अध्यक्ष बनाया जाता है। मतलब सामान्यतः तो राज्य मंत्री को स्वतंत्र विभाग नहीं दिए जाते, लेकिन कभी कभार कुछ एक महत्वपूर्ण जो मंत्री होते हैं राज्य मंत्री, उनको स्वतंत्र विभागों का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो इस तरह से इनको भी मंत्रिमंडल की बैठक में इनको भी प्रधानमंत्री शामिल तो नहीं होते, लेकिन इनको प्रधानमंत्री के आमंत्रण पर ये राज्य मंत्री भी भाग ले सकते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो कभी कभी इन्हें भी स्वतंत्र विभाग का अध्यक्ष बनाया जाता है, ध्यान रखना है। तो चौथे स्तर के जो मंत्री होते हैं वो आपको ध्यान रखना है उपमंत्री। क्या ध्यान रखेंगे? उपमंत्री, ठीक है ना। उपमंत्री हैं ये वरिष्ठ मंत्रियों के अधीन काम करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान रखेंगे और गौर रखेंगे बिल्कुल ही कि ये एक तरह से नए मंत्री होते हैं जो राजनीति में आते हैं, तो इन्हें प्रशिक्षण और योग्य मंत्री बनाने के लिए इनको इन कैबिनेट स्तर के मंत्रियों के अधीन काम के लिए ये रहते हैं, यानी एक तरह से ये वरिष्ठ मंत्रियों के अधीन रहते हुए काम करते हैं, शिक्षित होते हैं, तो वे मंत्री कहलाते हैं उपमंत्री, ठीक है ना। तो इनको स्वतंत्र विभाग तो नहीं दिया जाएगा, ये अधीन रह के काम करते हैं। और नेक्स्ट टाइप जो आता है ये मंत्री नहीं, लेकिन आपको यहाँ पे 5 टाइप में इसलिए तो मैंने बताया कि 5 मंत्री यानी 5 तरह के मंत्री कौन से होते हैं, तो ध्यान रखना है। संसदीय सचिव मंत्री, ये 5वें स्तर के हैं,
ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं कि मंत्रिमंडल के, या इसको इस तरह से यूँ लिख दें ताकि आपको अच्छे से ध्यान रहेगा कि विभागों से संबंधित मंत्रियों या विभाग से संबंधित अध्यक्षों की सहायता एवं संसदीय कार्यों या प्रशासन में सहायता करते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से अगर आपने ये अब समझ लिया है तो अब आपको क्लियर हो जाएगा कि मंत्रिपरिषद में किस किस तरह के मंत्री होते हैं। तो ये इस तरह के मंत्री होते हैं। ठीक है ना। ये सब मिलाकर तो हम इसको कहेंगे मंत्री परिषद। ठीक है ना, मंत्री परिषद। ये ध्यान रखना, ये पांचों प्रकार के हो जाएंगे। वापस यहाँ पे लिख देता हूँ, मंत्री परिषद स्तर के मंत्री। ठीक है ना। और सिर्फ कैबिनेट जो प्रथम स्तर के जो मंत्री होते हैं, ठीक है ना, प्रथम स्तर के प्रथम श्रेणी के जो मंत्री होते हैं वे होते हैं कैबिनेट स्तर के मंत्री। और ये मंत्री ही मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। तो अब आपको ध्यान हो गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि मंत्री परिषद है, इसमें सभी तरह के मंत्री होते हैं और इसका ही एक भाग होता है मंत्री कैबिनेट या मंत्रिमंडल। ठीक है ना। तो ये अपेक्षाकृत छोटा है किससे, मंत्रिमंडल से, मंत्री परिषद से। आपको ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आपको ध्यान रखना, आगे जो भी इंपॉर्टेंट है इसको इसी तरह से आप ध्यान रखिए और लगी रहिए वीडियो पे। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कर सकते हैं। ठीक है ना। और आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि अगर आपको कंटिन्यू अगर कुछ हासिल करना ही है, ठीक है ना, तो आपका जो पढ़ने का जो लेवल है वो कंटिन्यू होना चाहिए। ठीक है ना। अगर क्योंकि एक बार अगर आप रुक जाते हैं, फिर वापस बढ़ते हैं, वापस पढ़ते हैं, वापस रुक जाते हैं, खरगोश एक चाल है वो, उससे कभी भी आप सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। तो बोले अगर कम ही पढ़े, थोड़ा ही पढ़े, लेकिन रेगुलर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये कंटिन्यू फ्लो होना चाहिए, जैसे कछुए और खरगोश की चाल होती है, तो इसे यही तो सीखने को मिलता है। ठीक है ना। तो समझदार है। वैसे आप आगे देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ मंत्रिपरिषद के बारे में ही। तो अब आपको ध्यान रखना है कि मंत्रिपरिषद के बारे में आपको ये तो ध्यान रखना है, ये तो आप समझ गए होंगे कि मंत्रिपरिषद को नियुक्त कौन करता है। इनकी नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जो सबसे पहले मैंने बता दिया। ठीक है ना। फिर मंत्रिपरिषद को शपथ कौन दिलाता है, तो मंत्रिपरिषद को शपथ भी कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। उसे अपने पद और गोपनीयता की, कार्यों के प्रति गोपनीयता रखने की शपथ है वह मंत्री, जब मंत्री स्थापित हो जाते तभी उन्हें दिलाई जाती है। मंत्रिपरिषद की अलग से नहीं होती, एक बार ही मंत्रिपरिषद की सब यानी मंत्री के तौर पे उसे शपथ दिलाई जाती है, वो ध्यान रखना है। दूसरा, अब ये मंत्रिपरिषद का दायित्व, इनका दायित्व क्या है, शपथ आपने समझ लिया, दायित्व क्या है। तो इनका दायित्व है कि राष्ट्रपति के कार्यों में सहयोग करने के लिए यथासंभव ये कार्य करेंगे, लेकिन एक मतलब महत्वपूर्ण कार्य यही होता है। फिर भी इसमें दायित्व में आपको ध्यान रखना है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति, ये प्रश्न आया गया, बहुत बार आया है। मंत्रिपरिषद दायित्व में पहला आप ध्यान रखें, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप में उत्तरदायी होती है। ठीक है ना। तो अब इंपॉर्टेंट चीज ये, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप में उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप में। ठीक है ना। तो अब मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप में किसके प्रति उत्तरदायी होती है काम करने के लिए, ये प्रश्न भी आया गया है। व्यक्तिगत रूप में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है किसके प्रति, किसके प्रति उत्तरदायित्व है इसका, राष्ट्रपति के प्रति। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है।
सामूहिक रूप में तो लोकसभा के प्रति होगी, और व्यक्तिगत रूप में मध्य परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राष्ट्रपति के प्रति। इंपॉर्टेंट प्रश्न आ जाता है, और ये देश का दायित्व होता है, इसी अकॉर्डिंग ये काम करती है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि एक मंत्री के द्वारा लिया गया निर्णय सभी मंत्रियों का निर्णय होता है। यदि किसी एक मंत्री के निर्णय में लोकसभा असहमत है तो समूचे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अव्यवस्था प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको वापस बता देता हूं, किसी एक मंत्री के निर्णय में लोकसभा असहमत है, ये प्रश्न एक बार ध्यान रखेंगे, किसी एक मंत्री के निर्णय से लोकसभा असहमत है तो पूरी मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये प्रश्न इस तरह से आता है कि क्या किसी एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, या एक मंत्री को दोषपूर्ण माना जाए, या एक मंत्री के निर्णय से लोकसभा असहमत हो जाए, तो इसका रीजन क्या होता है? पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। यानी साथ साथ डूबते हैं और साथ साथ तैरते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये और भी ध्यान रखना है, अगर मंत्रिपरिषद से पहले अगर प्रधानमंत्री है वह अपने पद से त्यागपत्र दे दे, ठीक है ना, या त्यागपत्र दे, प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र दे तथा मंत्रिपरिषद स्वतः ही विघटन हो जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यानी प्रधानमंत्री के साथ साथ ये चलते तो प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा देती है तो मंत्रिपरिषद बिखर जाती है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अब सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो शायद मैंने आपको यहाँ पे बताई नहीं, लेकिन अब मैं आपको ये बता देता हूँ, तो ध्यान रखना है। दायित्व के बारे में आप तो समझ गए होंगे। तो अब ये ध्यान रखिए कि कितने मंत्रिपरिषद में, सबसे इंपॉर्टेंट है कि मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री हो सकते हैं। मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री हो सकते हैं, ये अगर प्रश्न आ जाए कि भाई कितने मंत्रिपरिषद के सदस्य हो सकते हैं, ये अगर प्रश्न आ गया है तो इसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि संविधान में एक संशोधन करने के उपरांत इसको डिफाइन कर दिया गया था। तो आप ध्यान रखेंगे 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मंत्रिपरिषद के मतलब मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री, यानी कितने मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य होने चाहिए, ये फिक्स कर दिया गया। यानी 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा कहा गया कि जितनी लोकसभा के सदस्य, यानी लोकसभा की संख्या जितनी है उसका 15%, ये डिफाइन किया गया 15%, यानी लोकसभा में जितने सदस्य हैं उसका 15% ही मंत्रिपरिषद में मंत्री हो सकते हैं, या मंत्रिपरिषद में मंत्रिपरिषद के सदस्य हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? लोकसभा का 15%, लोकसभा में जितने मंत्री हैं उसका 15% सदस्य, 15% मंत्री ही मंत्रिपरिषद में हो सकते हैं। तो ये प्रश्न बहुत बार आया है, स्टार करके इसको समझ लेना है। 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा ये डिफाइन कर दिया गया या परिभाषित कर दिया गया कि मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य हो, तो लोकसभा की सदस्य संख्या का 15% ही मंत्रिपरिषद के सदस्य हो सकते हैं। तो जैसे हम मान ले, वर्तमान में जैसे हम मान लेते हैं 543 से, क्योंकि दो तो मनोनीत होते हैं, तो इस तरह से जो निर्वाचित है इसको हम मान लेते हैं 15 से गुणा कर सॉल्व कर लेते हैं। तो पूरी तरह से अगर ये मान लें 45, पूरा 45, तो जब इसका इसमें डिवाइड देंगे तो आंसर क्या आ रहा है, जैसे सीधा भाग दे दिया 5.45 आ रहा है, इसको 100 से गुणा कर देते हैं, तो 100 नहीं सॉरी 15 से, ऊपर 15 है तो 15 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 81.75। तो इसका मतलब ये हो गया कि मंत्रिपरिषद में 82 से ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकते हैं। कितने मंत्री हो सकते हैं, तो बस ध्यान रखना 82 या 82 से कम हो सकते हैं, 82 से ज़्यादा नहीं, 82 से कम मंत्रिपरिषद में सदस्य हो सकते हैं। ये व्यवस्था कब की गई है? 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा ये व्यवस्था कर दी गई कि मंत्रिपरिषद में लोकसभा के 15% सदस्य हो सकते हैं। समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ये एकदम
महत्वपूर्ण और कहता है ललन टॉप प्रश्न है वो ये बन सकता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि मंत्रिपरिषद के बारे में जब ये प्रश्न आता है तो मैंने आपको ये तो बता दिया किसने किस तरह के मंत्री होते हैं, यानी मंत्रियों के प्रकार को बारे आपको समझा दिया है। अब मंत्रिपरिषद की भूमिका क्या है, तो ध्यान रखेंगे मंत्रिमंडल केंद्रीय सरकार का मुख्य नीति निर्धारक अंग होता है। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति की सलाहकारी संस्था होती है। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति की सलाहकारी संस्था होती है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, ध्यान रखना है।